Okay, is the screen visible? Yes, ma'am. How many participants have joined? 23. Okay. So I guess we will start. We were discussing about dermatosis. So what is dermatosis? Dermatosis क्या होता है? Ma'am, it is the disease of integumentary system. Very It good. included skin, nails, and hair. वेरी गुड. डर्माटोसिस क्या है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की कोई भी डिजीज़ होने तो दैट कम्स अंडर डर्माटोसिस. फिर डर्माटोसिस में हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती है वो तो आइदर प्राइमरी होगी या फिर सेकेंडरी होगी. यहाँ पे हमने 2 प्राइमरी डिजीज़ के बारे में पढ़ा. प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में. प्लीज़ म्यूट योर माइक्स. दो प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, इम्पेटिगो एंड फॉलिकुलाइटिस. तो फॉलिकुलाइटिस के अंदर ही फरनकल्स एंड कार्बनकल्स आते हैं. तो फरनकल्स हमने देखा था पहले कि फरनकल्स आर is an acute inflammation arising deep in one or more hair follicles spreading into the surrounding dermis. अब कार्बनकल क्या होता है? कार्बनकल is an abscess of the skin and the subcutaneous tissue that represents the extension of the furuncle that has invaded several follicles and is large and deep seated. तो फरनकल जब बड़ा हो जाता है तो तब हम उसको कार्बनकल कहते हैं. ठीक है. कार्बनकल क्या है? वो ज़्यादा डीप सीटेड होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है और आसपास के बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करता है कार्बनकल्स. और इसमें एब्सेस होता है. ठीक है. एब्सेस मतलब पस होता है. इट इज़ एन एब्सेस ऑफ द स्किन. It is usually caused by a staphylococcal infection. तो folliculitis जितना भी है वो ज़्यादातर staphylococcus infection की वजह से ही होता है. Carbuncle appears most commonly in areas where the skin is thick and elastic. The back of the neck and the buttocks are the common sites. तो ज़्यादातर कार्बनकल्स कहाँ होते हैं? ये बैक ऑफ द नेक या फिर बटक्स में होते हैं. ये ज़्यादातर उस जगह पे होते हैं जहाँ पे स्किन थिक है और इन इलास्टिक है. समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. The extensive inflammation frequently prevents a complete walling of the infection. Purulent material may be absorbed, resulting in high fever, pain, leukocytosis, and even extension of the infection to the bloodstream. तो कभी कभी क्या होता है कि ये इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन में क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है. तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है, ये इन्फेक्शन बाहर सही से निकल के नहीं आ पाता. जो पस है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और कभी कभी इसमें ब्लड स्ट्रीम में भी ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. पेशेंट को हाई फीवर होता है, पेन होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है. समझ में आ रही है बात कि कभी कभी इन्फेक्शन जो है सही से दिख नहीं पाता, मतलब निकल नहीं पाता, और जो पस है वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई फीवर होगा, पेन होगा, ल्यूकोसाइटोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकोसाइटोसिस? बीएससी सेकेंड ईयर्स, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? मैम, WBC काउंट इंक्रीज हो जाना. हाँ, WBC काउंट इंक्रीज हो जाना, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस. तो ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? मैम, जब इन्फेक्शन हो रहा हो ज्यादा तो उससे फाइट हाँ, करने के लिए ये काउंट बढ़ जाता है. वेरी गुड. जब इन्फेक्शन होता है तो तब ल्यूकोसाइटोसिस होता है. WBCs जो है इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज WBCs फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन.
Furuncles and carbuncles are more likely to occur in patients with underlying systemic diseases. हाँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर जो फरनकल्स और कार्बनकल्स होंगे ये आपको उन लोगों में दिखेंगे जैसे कि पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर हेमाटोलॉजिक मेलिग्नेंसीज। हेमाटोलॉजिक मेलिग्नेंसीज मतलब कि ब्लड कैंसर है, उन लोगों में ज़्यादा नज़र आएंगे जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज ले रहे हैं। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज जैसे कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर फरनकल्स और कार्बनकल्स दिखाई देंगे। Both are prevalent in hot climates, especially on the skin beneath the occlusive dressing. और ये दोनों चीज़ें जो हैं गर्म जगहों पे ज़्यादा होती हैं, और स्पेशली उन जगहों पे जैसे सपोज ड्रेसिंग कर रखा है तो ड्रेसिंग के नीचे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है, वहाँ पे कार्बनकल या फरनकल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो फरनकल और कार्बनकल में क्या फ़र्क है? फरनकल्स तब भी इतना ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होता। फरनकल जब बढ़ जाए तो वो कार्बनकल में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बनकल इट इन्वॉल्व्स सेवरल हेयर फॉलिकल्स एंड इट इज़ डीप सीटेड and it is deep seated leading to subcutaneous tissues, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कॉज बाय स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। तो चाहे वो कार्बनकल हो, फरनकल हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। दोनों चीज़ें उन जगहों पे ज़्यादा होगी जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, उन लोगों को ज़्यादा होगी जो ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, और ड्रेसिंग के नीचे वाले एरिया में ज़्यादा होगी। और कार्बनकल ज़्यादातर नेक के पीछे या बटक्स पे होता है, जहाँ स्किन जो है इन इलास्टिक हो और हार्ड हो, वहाँ पे होता है कार्बनकल ज़्यादातर। और ये कार्बनकल फैलकर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी बन सकता है, और कई बार इसका पस जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका? मेडिकल मैनेजमेंट क्या दे सकते हो आप? मैंने आपको कल इम्पेटी बुक का भी बताया था मेडिकल मैनेजमेंट लास्ट क्लास में। क्या दे मैम सकते हो? बात कर सकते हैं, डेली बैक्टीरियल सोप से बात कर सकते हैं। ओके, हाइजीन मेंटेन करना। वेरी गुड। फिर मैम सेपरेट टॉवल यूज करना ताकि इन्फेक्शन दूसरे को ना फैले। ओके, वेरी गुड। फिर दवाइयों में क्या दोगे? एंटीबायोटिक्स? यस मैम, पेनिसिलिन देंगे। हाँ, पेनिसिलिन, या यहाँ पे हम पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं, क्लॉक्सासिलिन या डिक्लॉक्सासिलिन दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं हम इसमें। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। Systemic antibiotics. In treating staphylococcal infection, it is important not to rupture or destroy the protective wall of the induration that localizes the infection. The boil or pimple should never be squeezed. तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है अगर, तो जो बॉयल है या जो ये फरनकल या कार्बनकल है, इसका जो बॉयल है उसको स्क्वीज़ नहीं करना है। ऑल्दो एब्सिस तो निकालना है, एक कट देकर एब्सिस को निकालना है, और वहाँ पे लेकिन वहाँ पे ड्रेसिंग के साथ ही निकालना है एब्सिस को, ताकि आसपास के एरिया में वो पस ना लगे। समझ में आ रही है बात? जब आप एब्सिस निकाल रहे हो इनका, तो आसपास के एरिया में पस नहीं फैलना चाहिए, ठीक है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी सेलेक्टेड बाय कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्टडी इज जनरली इंडिकेटेड।
तो हम क्या करते हैं कि कल्चर और सेंसिटिविटी स्टडी करते हैं। कल्चर और सेंसिटिविटी स्टडी कैसे करते हैं? व्हाट इज कल्चर एंड सेंसिटिविटी स्टडी? मैम कल्चर में तो बैक्टीरियल ग्रोथ चेक करते हैं। ओके, और सेंसिटिविटी स्टडी क्या है? व्हाट इज सेंसिटिविटी स्टडी? ओके, क्या करते हैं हम कि पेशेंट का सैंपल लेकर उसको लैब में भेजते हैं। लैब में जो बैक्टीरियाज होता है उनका कल्चर किया जाता है, उनका ओवर ग्रोथ किया जाता है, दैट इज़ कल्चर। ओके, दैट्स राइट। सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है? सेंसिटिविटी स्टडी में हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। सबसे पहले तो हमने बैक्टीरियाज को ग्रो किया और फिर ये जाना कि कौन सा बैक्टीरिया है एक्चुअली, कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा हो सकता है किसी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई की वजह से हो रहा हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा हो। तो पहले हम कल्चर करके बैक्टीरियाज को ग्रो करके in artificial media we try to find out which bacteria it is which is causing the infection। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा सेंसिटिव है टू दिस बैक्टीरिया। अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी होती है कि अगर आप वो एंटीबायोटिक दोगे तो पेशेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी होती है और कुछ एंटीबायोटिक सेंसिटिव होती हैं कि मतलब अगर आप ये वाली एंटीबायोटिक दोगे तो बैक्टीरिया जो है ईजीली मर जाएंगे। तो कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट कभी आप किसी पेशेंट की देखना, उसमें ये लिखा रहता है कि कौन सा ऑर्गेनाइज्म उन लोगों ने ढूंढा सैंपल में, चाहे वो ब्लड सैंपल हो, यूरिन सैंपल हो या फिर पस हो, जो भी सैंपल है, कौन से सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने ढूंढा और उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होंगी, कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी हो सकती हैं क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम दवाइयाँ लेते हैं या तो ज़्यादा लेते हैं या फिर प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं लेते, तो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी में वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं उन एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो कौन सी रेसिस्टेंट है, कौन सी सेंसिटिव है, वो सब उस रिपोर्ट में आ जाता है, कल्चर सेंसिटिव रिपोर्ट में। Now culture sensitive report takes about 7 to 14 days। ठीक है, 7 से 14 दिन लगते हैं कल्चर सेंसिटिव रिपोर्ट को आने में। तो क्या आप पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे 7 से 14 दिन? उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और 7 से 14 दिन लगेंगे कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट को आने में। तो आप 7 से 14 दिन का वेट करोगे ताकि उसका इन्फेक्शन और बुरी तरीके से फैल जाए और दूसरी जगहों पे फैल जाए और उसको और परेशानियाँ होने लगे? नहीं, you are not going to wait for 7 to 14 days। So what doctor does is that डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, या अगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है तो उस इन्फेक्शन के हिसाब से वो एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तो वेरीफाई करते हैं कि ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है कि नहीं है, और अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है उस एंटीबायोटिक से तो दूसरी एंटीबायोटिक सेंसिटिव रिपोर्ट में चेक करते हैं कि कौन सी दूसरी एंटीबायोटिक ऐसी होगी जो सेंसिटिव होगी इस पेशेंट के ऊपर,
या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, फिर वो स्विच कर देते हैं एंटीबायोटिक को अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है कि ये वाली एंटीबायोटिक लो, इससे यू विल बी मच बेटर, बट दे स्टार्ट विद एन एंटीबायोटिक कि थोड़ा बहुत ही सही पेशेंट के ऊपर कुछ तो असर होगा, लेकिन अगर वो ठीक एकदम भी नहीं हो पाता है देन दे स्विच टू सम अदर एंटीबायोटिक। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Culture sensitivity study is very important, स्पेशली उन लोगों को जो ज़्यादा दिनों से एडमिट है, जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पर हैं और वो रेसिस्टेंट हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम हमेशा कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते। वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड देन वी नीड टू वेरीफाई कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो oral colaxacillin and डिक्लॉक्सासिलिन आर फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस। डिक्लॉक्सासिलिन या क्लॉक्सासिलिन ये सब पेनिसिलिन में से ही आते हैं, और सेफेलोस्पोरिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर ऑल्सो इफेक्टिव। तो हम अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए या स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं सेफेलोस्पोरिन या एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, वो भी इफेक्टिव हो सकता है। एलर्जी टेस्ट कैसे करते हैं मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, कैसे करते हैं एलर्जी टेस्ट? टेस्ट डोज देते हैं मैम। वेरी गुड, टेस्ट डोज देते हैं हम, इंट्राडर्मली टेस्ट डोज देते हैं, और उसमें हम 10 to 15 मिनट्स बाद चेक करते हैं कि अगर पेशेंट का उस एरिया में इचिंग है या रेडनेस हो गई है या स्वेलिंग हो गई है, तो दैट मीन्स पेशेंट इज एलर्जिक टू दिस एंटीबायोटिक। And don't get confused between streptococcal and staphylococcal infection. I understand कि ये दोनों एक से ही नाम के हैं, पर है अलग अलग बैक्टीरिया। ठीक है, to promote comfort, bed rest is advised for patients who have boils on the perineum or in the anal region, and a course of systemic antibiotic therapy is indicated to prevent the spread of the infection. तो जब अगर पेशेंट को कंफर्ट के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट बोलेंगे। अगर जो है ये बॉयल्स पेरिनियल एरिया में या फिर एनल रीजन में है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो बेड रेस्ट करे और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स ले। ठीक है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, अगेन आई एम सेइंग सिस्टमिक और टॉपिकल में क्या फ़र्क होता है? मैम सिस्टमिक जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और टॉपिकल स्किन के ऊपर। वेरी गुड। सिस्टमिक हम पेशेंट को खाने के लिए या इंजेक्शन देते हैं, पर टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। Okay, when the pus has localized and is fluctuant, a small incision with a scalpel can speed resolution by relieving the tension and ensuring direct evacuation of the pus and debris. The patient is instructed to keep the draining region covered with the dressing. तो जब भी पेशेंट को पस होता है या एब्सिस होता है, उसको ड्रेन करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वो जो ड्रेन है वो कवर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द ड्रेसिंग, ताकि वो और दूसरों को ना फैले, आगे ना फैले, किसी और पार्ट पे ना फैले। तो ड्रेन करने के लिए, एब्सिस को ड्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल कट देते हैं ब्लेड से। ठीक है, ब्लेड से कट करने के बाद हम जितना भी पस है उसको ड्रेन होने देते हैं, और फिर उसके बाद ड्रेसिंग करते हैं बीटाडिन के गॉज से। हम जो हमने छोटा सा कट दिया है ना, उस कट के अंदर हम
ये बीटाडीन का कॉज डालने की कोशिश करते हैं, और ताकि अंदर जितना भी इन्फेक्शन हो वो बीटाडीन की वजह से सही हो जाए, और फिर उस पार्ट को जो है हम ड्रेसिंग करते हैं, उस पार्ट की ड्रेसिंग करते हैं, ताकि अगर और भी कुछ एब्सेस हो या पस हो वो निकल के आ जाए। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इंसीजन एंड ड्रेनेज। देखा है किसी ने इंसीजन एंड ड्रेनेज? इंसीजन एंड ड्रेनेज माइनर ओटी में प्रोसीजर्स होते हैं, कभी किसी ने देखा है? मेट्रो मल्टी में नहीं देखा किसी ने? Okay, after this class I will send you a video of incision and drainage. Please go through the video. Just you will have an idea about how the incision and drainage is done for a carbuncle or for any abscess or for cellulitis. ठीक है, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। और ड्रेसिंग करने के बाद हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहते हैं, और फिर पेशेंट से कहते हैं कि एक दिन छोड़ के फिर से आए ड्रेसिंग करवाने के लिए, ताकि हम अंदर की कंडीशन देख सके कि क्या कंडीशन हो रही है। और ड्रेसिंग क्योंकि हर एक दिन छोड़ के चेंज होना ज़रूरी है। इफ़ यू कीप द ड्रेसिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम अगेन इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द वूंड के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, या तो वूंड कंटामिनेटेड होता रहेगा या फिर वहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ड्रेसिंग जो है कम से कम एक दिन बाद छोड़ के होनी ही चाहिए। और अब जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो पेशेंट को हमें ये एजुकेट करना है कि इस एरिया में पानी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर उस एरिया में पानी गिरेगा इट विल बिकम वेट, द ड्रेसिंग विल बी सोक्ड इन वाटर, और वहाँ की आसपास की स्किन जो है एक्सफोलिएटेड हो जाएगी, मतलब वहाँ की स्किन जो है निकलने लगेगी। समझ में आ रही है बात? अगर आप अपनी स्किन को बहुत देर तक पानी में रखो या बहुत देर तक किसी चीज़ से बांध के रखो जो गीला हो, तो स्किन कैसी हो जाती है ना। उसी तरह अगर आप पेशेंट जो है ड्रेसिंग कर रहा है और ड्रेसिंग के साथ साथ नहा भी रहा है, तो वो पार्ट जो है और ज़्यादा, वो पार्ट सोक होने की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। So this is important that you tell the patient not to put the dressing in water, or not to put that area in water, and if at all he has to जैसे प्रेयर्स के लिए हमें वो करना पड़ता है, वज़ू करना पड़ता है, वी नीड टू परफॉर्म वज़ू फॉर प्रेयर्स। हमारे मुस्लिम्स में है कि 5 times a day वी प्रे, सो 5 times a day वी गो फॉर वज़ू। वज़ू में हम पूरा अपने आप को क्लीन करते हैं, पानी से साफ वाफ करते हैं। वो अगर करना है तो पेशेंट को बोलना है कि एटलीस्ट इन दैट एरिया उस पार्ट को आप या तो पॉलीथीन से बांध लो या किसी चीज़ से बांध लो, उस पार्ट पे आप पानी मत डालो। समझ आ रही है बात? यस मैम। ऑल दिस थिंग्स आई एम सेइंग बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं काम करती थी बहुत सारे केसेस आते थे विद इंसीजन एंड ड्रेनेज। सो ये सब चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि इंसीजन और ड्रेनेज में हम पेशेंट को क्या एजुकेट करते हैं और कैसे ये चीज़ें करी जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट इंट्रावीनस फ्लूइड्स, fever reduction and other supportive treatment are indicated for patients who are acutely ill from infection. तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है तो हम इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे, फीवर रिडक्शन के लिए हम पैरासीटामोल देंगे, और दूसरी सपोर्टिव थेरेपीज़ का इस्तेमाल करेंगे अगर इन्फेक्शन फैल चुका है तो। वार्म मॉइस्ट कॉम्प्रेस
hasten resolution of the furuncle and carbuncle. तो warm moist compress क्या करता है? It fastens the resolution. ये जो है ज़्यादा सही करने में हेल्प करता है warm moist compress. The surrounding skin may be cleaned gently with antibacterial soap and an antibacterial ointment may be applied. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पस जो है आसपास के एरिया में नहीं लगना चाहिए, तो आसपास की स्किन को हम एंटीबैक्टीरियल सोप से साफ़ नहीं कर रहे हैं, अगर ड्रेसिंग लगी है तो आसपास की एरिया में एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आसपास की जगहों पे ना फैले. सॉइल ड्रेसिंग आर हैंडल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस. तो जब हम ड्रेसिंग की हैंडलिंग कर रहे हैं, अगेन वी नीड टू handle it carefully. We need to wear gloves and all. We need to protect our skin from the pus area, from the pus collection which is coming out, and from the dressing also, क्योंकि dressing पे भी pus लगा हुआ होगा, तो इसलिए we need to protect ourselves and our skin from pus. Nurses must take special precautions in caring for boils on the face because the skin area drains directly into the cranial venous sinuses. So this is very very important. अगर कोई दाना, चाहे वो फरनकल हो या कार्बनकल हो, कोई भी बॉयल अगर आपके चेहरे पे निकल के आता है, you need to be very careful and you need to take immediate step. क्योंकि हमारा चेहरा जो है ब्रेन के पास होता है, the infection can easily spread to brain. समझ में आ रही है बात? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर कोई फरनकल या कोई कार्बनकल या कोई बॉयल जिसमें पस कलेक्शन हो आपके चेहरे पे निकल के आ रहा है या आपके किसी रिलेटिव के चेहरे पे निकल के आ रहा है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द ब्रेन, because the brain is very near to our face. ठीक है? Skin area drains directly into the cranial venous sinuses. तो cranial venous sinuses क्या होते हैं? जहाँ से venous drainage हो रहा है ब्रेन का, ब्रेन से जो venous sinuses आ रहे हैं, venous sinuses मतलब वेन्स जो आ रहे हैं ब्रेन से, वहीं पर ही स्किन के भी का वीनस ड्रेनेज होता है, स्किन का भी वीनस ड्रेनेज वहीं से होता है. तो ये जो इन्फेक्शन है, साइनस थ्रोम्बोसिस विद फैटल पाइमिया कैन डेवलप आफ्टर मैनिपुलेटिंग अ बॉयल इन दिस लोकेशन. तो इस लोकेशन में अगर हम बॉयल को टच करते हैं या उसको हम ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसको हम स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं अपने हाथ से, तो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में फैल जाएगा, और अगर वो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में फैल गया तो वो ईजीली ब्रेन तक पहुंच सकता है. समझ में आ रही है बात? इसलिए अगर फरनकल या कार्बनकल अब आपके चेहरे पर हो, डू नॉट स्क्वीज इट, टेक अ प्रॉम्प्ट मेडिकल एक्शन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The infection can travel through the sinus tract and penetrate the brain cavity, causing a brain abscess. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन जो है अगर एक बार ब्लड स्ट्रीम में चला गया,
फेस के ही, तो वहाँ से वो ब्रेन कैविटी में जा सकता है, और ब्रेन कैविटी में अगर चला गया तो ब्रेन में एब्सेस हो सकता है। तो अगर ब्रेन में एब्सेस हो गया देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फैटल. Fatal means the patient can die because of it. ठीक है, तो there is once when I was in BSc and my sister was also studying. She was preparing for medical examination, so she used to study. She used to live in hostel. वो हॉस्टल में रहती थी. अब हॉस्टल में उसको एक दाना सा आया चेहरे पर, एंड आई केप्ट टेलिंग हर कि इसको तुम दिखा दो, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, वो दिखाई नहीं रही थी. उसको लगा कि ये ऐसी ही है क्योंकि दाने उसके चेहरे पे निकलते हैं, तो उसको लगा कि दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बिग पिंपल, बट नो, इट वॉज अ फरनकल. ओके, मैं उसको बोल रही थी कि दिखा दो, पर वो उसने थोड़ा सा डिले कर दिया, पर तब भी उसने जाके दिखाया. तो द फर्स्ट थिंग डॉक्टर सेड इज आपको पहले ही आना चाहिए था. जैसे ही आपको कुछ लगा चेहरे पे आपको आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ब्रेन तक फैल सकता था, पर तब भी यू हैव कम एट द राइट टाइम. तो समझ में आ रही है बात, हाउ रिस्की इट इज इफ इट इज ऑन द फेस. If lesions are actively draining, the mattress and pillow should be covered with plastic material and wiped with disinfectant daily. और अगर lesions में से हमेशा से drainage हो रही है, हमेशा से पस निकल रहा है, तो जो mattress है या pillow है वो cover होना चाहिए with the plastic material, और उसको हम disinfectant solution से wipe करेंगे. The bed linen, towel and clothing should be laundered after each use. तो हर बार हमें बेड लिनन या टॉवल या क्लोथिंग को लॉन्ड्री में भेजना है. and the patient should use an antibacterial soap and shampoo for an indefinite period, often several months. तो पेशेंट को क्या करना है, एंटीबैक्टीरियल सोप या शैम्पू का इस्तेमाल करना है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ओवर सेवरल मंथ्स, ताकि वापस लौट के इन्फेक्शन ना आए. कई पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए उनको हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month और सो, या फिर हम उन्हें एंटीबैक्टीरियल सोप या शैम्पू का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं. सी, recurrent infection is prevented with the use of long-term antibiotic therapy longer than about 3 months. अच्छा, 3 महीने से भी ज़्यादा लॉन्गर तक हम उन्हें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो तब सिर्फ उस केस में. अदरवाइज एंटीबायोटिक्स हम इतनी ज़्यादा नहीं देते, बिकॉज एंटीबायोटिक्स डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी. नॉर्मल फ्लोरा मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल फ्लोरा? हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा एंटीबायोटिक्स से. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर ज़्यादा टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो. बीएससी सेकेंड ईयर्स, ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल डोंट रिमेम्बर. आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ते ही नहीं. मैम इंटेस्टाइन मतलब सही से वर्क नहीं करेगा. नहीं, नॉर्मल बावल फ्लोरा. मूवमेंट हाँ, मैम, बावल मूवमेंट्स और जो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं. okay, you are not at the point. You are not saying at the point. ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि not all bacterias are your foes. सारे बैक्टीरियाज आपके दुश्मन नहीं होते. कुछ बैक्टीरियाज आपके फ्रेंड होते हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. जैसे आप बोल रहे हो नॉर्मल बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. यस, यू आर राइट, यू आर राइट इन दैट. नॉर्मल बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. वाइटामिन्स का कुछ एसेंशियल वाइटामिन्स को बनाने में हेल्प करते हैं. दैट्स राइट.
लेकिन अगर हम ज़्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो जो बैक्टीरियाज है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ होता है? हमारे वजाइना में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और वजाइना में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, इसीलिए वजाइना का पीएच क्या होता है? लो होता है। डू यू गेट माई पॉइंट? वजाइना का जो पीएच है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और क्योंकि वजाइना का पीएच लो होता है तो वहाँ पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। सो इन दिस वे लैक्टोबैसिलस इज हेल्पिंग आवर बॉडी इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। समझ में आई बात? अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या दूसरी चीज़ों में जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से उनका भी नंबर डिसरप्ट होता जाएगा और फिर दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। लैक्टोबैसिलस बैसिलाई किस में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस किस में हेल्प करता है, और वो नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब याद रखना इसे, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं। The purulent exudate is a source of reinfection or transmission of infection to caregivers. तो जो प्यूरिलेंट एक्सुडेट होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ री इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू केयर गिवर्स। जो पस होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो पस है इट इज़ अ सोर्स ऑफ री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब फिर से इन्फेक्शन होगा उस पस की वजह से कहीं और, या उसी एरिया पर अगर पस सही से ड्रेन नहीं हुआ है, या फिर किसी और को भी हो सकता है, केयर गिवर्स को भी हो सकता है, जो केयर कर रहे हैं, जो ड्रेसिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी हो सकता है। इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, अ कैरियर स्टेट में एक्सिस्ट विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड विद एंटीबैक्टीरियल क्रीम सच एज म्यूपिरोसिन। तो हो सकता है पेशेंट को बार बार, जिन पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम एंटीबैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉलिक्यूलाइटिस, जिसके अंदर कार्बनकल आ गया और फरनकल आ गया। ठीक है, और हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ लिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमने पढ़ लिया इम्पेटिगो, इम्पेटिगो के बाद फरनकल, कार्बनकल, फॉलिक्यूलाइटिस। नाउ नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, इसके अंदर आता है सोरियासिस। तो सोरियासिस आई गेस यू पीपल हैव स्टडीड ऑलरेडी। मैंने आपको सोरियासिस पढ़ा दिया था, तो सोरियासिस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? यस मैम। हाँ, तो सोरियासिस तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। नाउ यू टेल मी व्हाट can be the nursing diagnosis for the patient with integumentary disorders. Think and tell me. और अच्छा हाँ, ये याद रखना कि डर्मेटोसिस में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट वाली हैं वो ही हमने डिस्कस किया है, ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया। एक और कंडीशन होती है सेल्यूलाइटिस। वो सेल्यूलाइटिस भी डर्मेटोसिस के अंदर ही आता है। तो सेल्यूलाइटिस आई विल टेक, बिकॉज अभी इतना टाइम भी नहीं है, इट्स ऑलरेडी 11, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास सेल्यूलाइटिस। क्योंकि सेल्यूलाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन स्किन कंडीशन। हर चौथे पांचवें इंसान को आपको सेल्यूलाइटिस दिखेगा, और सेल्यूलाइटिस की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम सेल्यूलाइटिस पढ़ेंगे स्किन कंडीशन में। ठीक है, और
इसके बाद आई गेस आपका सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज डर्माटाइटिस. एम आई राइट? डर्माटाइटिस Yes, ma'am. और एक्जिमा, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. उसी में एक टॉपिक डर्माटाइटिस ही आता है. टॉपिक डर्माटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज एक्जिमा. तो वही चीज़ हमने पढ़ ली है, पर तब भी एक बार और फिर से हम डर्माटाइटिस पढ़ लेंगे. तो सेल्यूलाइटिस पढ़ेंगे एंड डर्माटाइटिस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम. For now, you tell me what can be the nursing diagnosis for patients having integumentary problems. क्या हो सकते हैं nursing diagnosis? Ma'am, impaired skin integrity related to lesion. Very good. Impaired skin integrity related to Lesion. lesions. Okay, related to lesions as evidenced by Itching. हाँ, itching या physical examination. ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am, risk for infection Risk for related to infection. purulent exudation. Very good. Risk for infection related to purulent discharge. फिर Ma'am, acute pain related to inflammation. acute pain, yes, very good, related to inflammation. बस सब उजाला ही बताएगी या कोई और भी बताएगा? Ma'am, deficient knowledge related to disease condition हाँ. or progress of disease condition. Disturbed body image related to appearance of the skin. There will be disturbed body image for some time, चाहे थोड़े देर के लिए ही क्यों ना हो, इन्फेक्शन की वजह से, या अगर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है जैसे सोरियासिस है, अगेन सोरियासिस में दे विल बी डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज. डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज होगी, पेशेंट में फील इन्फीरियर अबाउट हिमसेल्फ कि हमेशा पैचेस निकल के आ जाते हैं एंड द पेशेंट इज नॉट लुकिंग गुड. तो दे विल बी डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ द स्किन. ठीक है. There will be disturbed body image related to appearance of the skin. Anxiety भी हो सकती है पेशेंट को, anxiety related to the physical appearance of the skin. जिस तरीके से वो दिख रहा है जिस तरीके से वो दिखना चाहता है वो उस तरीके से नहीं दिख पा रहा है बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द स्किन, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द स्किन. सो देयर कैन बी एंजाइटी. तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो बिकॉज नर्सिंग डायग्नोसिस अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक वर्क के लिए यू कैन राइट द मैनेजमेंट एंड ऑल, बट डायग्नोसिस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है कि डायग्नोसिस क्या क्या लिखेंगे इस कंडीशन के लिए. एंड आई हैव गिवन यू द PDF ऑल्सो. स्टार्टिंग में शायद एक PDF दिया था मैंने, कौन से सिस्टम के लिए कौन से डायग्नोसिस आप बना सकते हो, दिया था ना? Yes, ma'am. हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने दिया था. Okay, now do you have any doubt? Any doubt in this? हाँ. मैम बाथिंग केयर डेफिशिएंट भी बना सकते हैं क्या? मैम बाथिंग केयर डेफिशिएंट भी बना सकते हैं? नहीं. Bathing care deficit is not a nursing diagnosis, Kanupriya. It is not a nursing diagnosis. Again, I am telling you, nursing diagnosis आप अपने मन से नहीं बना सकते. It has to मैम be वो PDF में approved था ना, इसमें क्या bathing care deficit? हाँ जी मैम.
सेल्फ के डेफिसिट था कनुप्रिया. सेल्फ के डेफिसिट मैम इज अ डायग्नोसिस. मैम होम मेंटेनेंस डेफिशिएंट भी था और बाथिंग डेफिशिएंट भी था. होम मेंटेनेंस डेफिसिट एक बार मुझे सेंड करना, ठीक है. ओके मैम. सेंड मी ओके मैम. द स्क्रीनशॉट. ओके मैम. क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सेल्फ केयर डेफिसिट है. सेल्फ केयर डेफिसिट इस केस में हम नहीं लिख सकते अनलेस कोई बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई हो कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, तो तब हम सेल्फ केयर डेफिसिट लिख सकते हैं. इन केसेस में सेल्फ केयर डेफिसिट नहीं लिख सकते. मैम जैसे किसी को बेड इमोबिलिटी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सेल्फ केयर डेफिशिएंट. हाँ, जो पेशेंट इमोबाइल है, those who are bedridden patients or those who are immobile, they cannot move, for them you can write self care deficit because they are not able to take care of themselves. ओके फ्रैक्चर ओके मैम. पेशेंट के लिए भी तब भी हम सेल्फ केयर डेफिसिट्स लिख सकते हैं. अगर उनको लेग फ्रैक्चर है तो तब भी हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, चाहे वो टॉयलेट जाने के लिए हो या फिर अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हो. तब हम हाँ लिख सकते हैं कि सेल्फ केयर डेफिसिट. और कोई डाउट है? नो मैम. ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ एक एक करके कि आप मुझे बताओ आपके क्या समझ में आया अब तक. प्रियंका झा, प्रियंका झा आपके क्या समझ में आया अब तक? यस मैम. क्या समझ में आया अब तक स्किन कंडीशंस के बारे में? कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है? कार्बोनिकल और कार्बोनिकल्स के बारे में पढ़ा. और फरनकल्स और कार्बनकल्स के बारे में आपने पढ़ा. क्या पढ़ा? क्या क्या बातें आपके समझ में आई आज की क्लास की और क्या नहीं समझ में आई? आप मुझे बताओ, एक ब्रीफ समरी दो ऑफ टुडेज क्लास. जस्ट गिव मी अ ब्रीफ समरी. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? मैम इसका मेडिकल मैनेजमेंट लाइक मेडिसिन में एंटीबायोटिक देंगे और सेल्फ केयर हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं. हाँ ठीक है. और एक प्रोसीजर बताया था मैंने आपको. कौन सा प्रोसीजर है वो जो कार्बनकल वाले पेशेंट्स के लिए करते हैं क्योंकि उनको एब्सेस होता है? तो कौन सा प्रोसीजर है? कौन सा प्रोसीजर बताया था मैंने आप लोगों को? प्रिया, विच प्रोसीजर आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल कि जो कार्बनकल वाले पेशेंट के लिए हम करते हैं क्योंकि उनको पस होता है? प्रिया, मैम इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर. वेरी गुड. इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रोसीजर. ठीक है, तो इंसिजन और ड्रेनेज प्रोसीजर, इसका मैं वीडियो अभी भेजूंगी आपको. यू जस्ट सी द वीडियो हाउ द प्रोसीजर इज डन सो दैट यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट. कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये, रीना रावत? मेनली कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कार्बनकल या फरनकल या फॉलिकुलाइटिस होता है? रीना रावत,
ओके नंदिनी अटेंडेंस नहीं मिलेगी आप लोगों को, आप लोग की आवाज़ ही नहीं निकलती है, ऑन करके आप जाके कहीं और बैठ गए हो। नंदिनी यस मैम। कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फरनकल या कार्बनकल या फॉलिकुलाइटिस होता है? मैम स्टेफाइलोकोकस। वेरी गुड, स्टेफाइलोकोकस। ओके मोनिका रावत, what is the difference between folliculitis, furuncle and carbuncle? मोनिका रावत, Yes, ma'am. what is the difference between furuncle, carbuncle and folliculitis? And folliculitis मैम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हेयर फॉलिकल से अराइज होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? ये तो तीनों चीज़ें हेयर फॉलिकल से अराइज होती है, तीनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सुनते नहीं हो आप लोग बात को सही से, समझते नहीं हो, यू पीपल डोंट एनालाइज। folliculitis is not deep seated, सुपरफिशियल होता है, ठीक है। फॉलिकुलाइटिस क्या है? डीप सीटेड नहीं है, इट इज सुपरफिशियल। फरनकल डीप सीटेड है, लेकिन कार्बनकल फरनकल से भी ज्यादा डीप सीटेड है। समझ में आ रही है बात? फॉलिकुलाइटिस सुपरफिशियल होता है, फरनकल डीप सीटेड होता है, और कार्बनकल फरनकल से भी ज्यादा डीप सीटेड होता है, is more deep seated than furuncle. Carbuncle is more deep seated than furuncle. Now do you understand the difference between folliculitis, furuncle and carbuncle? अब समझ में आया? Yes, ma'am. इस बात को याद रखना, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। ये स्लाइड दिख रही है? Is the slide visible? यस मैम। नो मैम। No, slide is not visible. मैम इट इज विजिबल। इट इज विजिबल ना? तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये फॉलिकुलाइटिस की है, फिर ये जो पिक्चर है वो फरनकल्स की है, और इससे भी ज्यादा डीप अगर होगा तो वो कार्बनकल होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैम पिक्चर नहीं दिख रहा। पिक्चर नहीं दिखी? नो मैम। एक मिनट, ये देखो, ये अब दिखी? इज द पिक्चर विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये क्या है? ये Yes, फॉलिकुलाइटिस है, ये डीप सीटेड नहीं है, ये सुपरफिशियल है। ये क्या है? फरनकल है, और इससे भी ज्यादा अगर डीप सीटेड होगा तो वो क्या होगा? कार्बनकल होगा। समझ में आ रही है बात अब? Yes, ma'am. ओके send me your attendance, and I guess you people can leave now, but first send me the attendance.